देखिए, स्टॉक मार्केट पे तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्रंट रनिंग एक्चुअली में वो उसी 10% के लिए किया जाता है। सेबी कुछ भी एक्शन ले सकती है, संदीप टंडन को हटा सकती है, उस फंड को डिसमेंटल कर सकती है। तो संदीप टंडन जी के लिए और खास तौर से जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। रिसेंट डेज में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कोई भी इस तरीके की जब किसी में कंट्रोवर्सी हो तो उसको थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। आपके पास अनदर बहुत से ऑप्शंस हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड आपने जरूर सुना होगा एंड इसमें अपना पैसा भी लगाया होगा। देश का सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ ये म्यूचुअल फंड है। इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सेबी ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। फ्रंट रनिंग का मामला है जो एलिगेशन इस म्यूचुअल फंड के ऊपर लगाए गए हैं। तो निवेशकों को क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है, क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि 79 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद चिंतित हैं। तो आप लोगों को क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, क्या कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और अभी तक अगर आपको ये पूरा मामला समझ नहीं आया है, फ्रंट रनिंग क्या होता है, तो वो सब हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर मार्केट एनालिस्ट डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं जो हमें विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। हेलो रवि सर, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। नमस्कार, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, आसान सी भाषा में ये समझाइए कि क्वांट म्यूचुअल फंड में सेबी ने एक्शन क्यों लिया है, क्या कुछ हुआ है, मामला क्या है ये? क्वांट म्यूचुअल फंड को से जो इंक्वायरी की गई है, सबसे पहले इस मामले को इससे समझें कि इसको संदीप टंडन जी मैनेज करते हैं। 2017 में ये फंड स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उस समय वो 90 करोड़ का था और आज इसकी वैल्यू 90,000 करोड़ है। और मिड कैप में अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट है। अब हो क्या रहा है कि क्यों ऐसा इंक्वायरी किया गया? अभी कुछ भी यहाँ पर जो इस समय है उस पर डिसीजन कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना अपने लेटर से कि उनसे सेबी ने इस मामले में फ्रंट रनिंग के बारे में इंक्वायरी की है जिसका वो जवाब देंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ भी स्पेकुलेट करना थोड़ा जल्दी होगा, पहला। दूसरा, इसमें ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि होता क्या है, ये है क्या चीज, फ्रंट रनिंग होती क्या है और नहीं, किस क्या तरीके होता से है? म्यूचुअल फंड पे जब आरोप लगता है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले फ्रंट रनिंग वो होती है कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड जो होता है उसको ये पता होता है कि मुझे इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो वो अपने रिश्तेदार या फिर अपने किसी अलग सोर्सेस के थ्रू उस स्टॉक को पहले ले लेते हैं और उसके बीच में, यानी कि जब वो लेते म्यूचुअल फंड खरीदता है तो वो स्टॉक में आपने देखा होगा 10 से 12%, 15% की रैली हो जाती है। इस चीज को जब कोई म्यूचुअल फंड इंटरनल सोर्सेस से करता है और उसके बाद स्टॉक को खरीदता है तो इसको फ्रंट रनिंग के लिए कहा जाता है। दूसरा, फ्रंट रनिंग एक और दूसरे तरीके से ये होती है कि कोई ऐसा स्टॉक आप परचेस कर रहे हो जिसमें ना तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो, ना तो लिक्विडिटी हो, बहुत कम मार्केट कैप का स्टॉक हो, लेकिन आपने कंपनी से डील करी और उस स्टॉक को बढ़ाने के लिए बात करी और उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो ये जो सारी चीजें, ये फ्रंट रनिंग, स्पेकुलेशन या फिर ये कहें कि इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है। और यहाँ पर जो सेबी ने उनसे क्वेश्चन पूछा है वो फ्रंट रनिंग को लेकर के पूछा है। और मुझे लगता है कि इसमें अब क्या है, क्या चीजें हैं, वो डिटेल आपको आगे पता चलेंगी। आप फ्रंट रनिंग आपने समझाया, फ्रंट रनिंग होता क्या है? जब किसी भी फंड हाउस की तरफ से फ्रंट रनिंग की जाती है, क्योंकि गैर कानूनी है फ्रंट रनिंग करना, तो इसका जो निवेशक हैं उन पर क्या असर पड़ता है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? देखिए भावना जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रंट रनिंग क्यों करते हैं लोग और आम इन्वेस्टर क्या चीजें उसमें करता है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि फ्रंट रनिंग एक्चुअली में वो उसी 10% के लिए किया जाता है। 10% का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई स्टॉक म्यूचुअल फंड खरीदता है तो उस स्टॉक में 10-15% की रैली मिल जाती है। कभी कोई कंपनी बल्क डील होती है तो उसमें 2-4-5% स्टॉक बढ़ जाता है। तो हम्म। जो उसकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, यानी जिसके पास, जो उस बोर्ड में होते हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि ऐसा हो रहा है, वो लोग, वैसे उनको करना तो ये चाहिए कि वो बाद में खरीदें या फिर कुछ दिन बाद खरीदें, वो 10% छोड़ दें। लेकिन उसकी वजह से जब इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड खरीदता है या जब इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो बेचारा उसी स्टॉक को 10% ऊपर जाकर खरीदता है। जबकि फ्रंट रनिंग करने वाला, एक एग्जाम्पल है कि 10% है, 20% है, ये वो बीच का जो मार्जिन और जो फायदा है ना, वो एक्चुअली में वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के थ्रू हम्म। जो फायदा निकालते हैं उसको मिल जाता है और आम इन्वेस्टर को इसका नुकसान होता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। अब मान लीजिए, क्योंकि अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं है फ्रंट रनिंग को लेकर, जो भी आरोप लगे, एलिगेशन है अभी तो,
अगर ये मामला सही साबित होता है, तो फंड हाउस के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ होंगी? फंड हाउस पर इसका कैसे क्या असर पड़ेगा? बाद में हम निवेशकों की भी बात करेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, वो अट्रैक्शन में इसलिए आया क्योंकि इसने अग्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर डिलीवर किए। अब चाहे वो फ्रंट रनिंग करके किए, स्टॉक को बढ़ाकर किए, इस तरीके से कई आरोप हो सकते हैं। अब जो इस समय जो अभी आरोप लगा है, भावना जी, उसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आपने फ्रंट रनिंग तो जब आपसे इंक्वायरी की जाती है तो सेबी पहली बात है कि बिना किसी प्रूफ के फ्रंट रनिंग करता नहीं, इस तरीके की एलिगेशंस लगाता नहीं है। अब चाहे राइट। आपने करी, एक्सटर्नल सोर्सेस ने करी, किसी फंड हुँ, मैनेजर ने करी, वो आगे निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपके क्या स्टेप होगा। देखिए, चूँकि ये सेबी के अंडर में रेगुलेशन पे आता है, सेबी इस पे एक्शन ले सकता है। पूरा का पूरा फंड जो है, वो किसी पूरे के पूरे फंड मैनेजर्स को वहाँ पर चेंज कर सकता है। अभी हुँ, संदीप टंडन जो उसकी लीडरशिप में है, वो हुँ। ये सिर्फ़ एक स्पेकुलेशन है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सेबी कुछ भी एक्शन ले सकती है, संदीप टंडन को हटा सकती है, उस फंड को डिसमेंटल कर सकती है, दूसरों मैनेजमेंट वहाँ पर ला सकती है, दूसरा फंड मैनेजमेंट दे सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें करेगी क्योंकि सेबी का मेन टारगेट ये होता है कि जो आम इन्वेस्टर हैं, उनको किसी भी तरीके से लॉस से बचाया जा सके, उनके हित की बात हो। तो मुझे लगता है कि सेबी जो भी स्टेप लेगा, वो इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए ही होगा। क्या फंड हाउस के एनएवी पर असर पड़ेगा? देखिए, फंड हाउसेस के एनएवी पे इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो स्टॉक्स लिए गए हैं, उनमें थोड़ी गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक स्टॉक जो होता है, उसको बहुत कम परसेंटेज मात्रा में खरीदा जाता है। यानी कि किसी भी स्टॉक में एक्सपोज़र जो है, वो 3 से 4% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा नहीं होता। तो अगर स्टॉक 50% भी गिर जाए, तो आपके पोर्टफ़ोलियो में सिर्फ़ 5% का ही मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन इसलिए इन्वेस्टर को उतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनएवी पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मार्केट कंडीशन पे है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो संदीप टंडन जी के लिए और ख़ास तौर से जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। सर देखिए, जब भी ना इस तरीके की हलचल सामने आती है, इस तरीके के आरोप सामने आते हैं, तो क्योंकि निवेशकों ने अपना पैसा लगाया हुआ होता है और जब भी अपना कोई पैसा लगाता है कहीं पे, सबसे बड़ी जो टेंशन होती है, वो इन्वेस्टर्स को ही होने लगती है। तो क्या अब आप सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को इसमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या कुछ असर होगा और क्या कुछ अब अगला कदम इन्वेस्टर्स को उठाना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो मैं यहाँ पर अपने एनालिसिस के हिसाब से 2 चीज़ें बता सकता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप रीसेंट डेज़ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कोई भी इस तरीके की जब किसी में कंट्रोवर्सी हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। आपके पास अनदर बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसे आप फ़ोकस में ले सकते हैं, पहला। दूसरा केस, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं पीछे देख रहा था कि इनके रिटर्न को एक बार को चर्चा कर लें, तो लगभग 45% आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में रिटर्न्स मिल रहे हैं। और हुँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा खींचा तो मेरा नुकसान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर वही होता है कि जो थोड़ा-सा इस तरीके के जब भी कोई न्यूज़ आए या कुछ हो और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हों, तो आपको पैसा वापस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हुँ। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी में देखिए आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, बड़ी मुश्किल से आप जोड़ करके इन्वेस्ट करते हैं एक रिटर्न पाने के लिए और अगर ऐसी चिंताएँ बन जाएँ, तो मुझे लगता है कि अपना पैसा सेव करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल। आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को कि क्या स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट पे तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टॉक्स इसमें निवेश किए गए हैं, जिनमें स्पेकुलेशन किया गया है या फिर ऐसा मैनिपुलेशन देखने को मिला है, उन स्टॉक्स में ज़रूर बड़ा असर पड़ेगा और उनमें बड़ी गिरावट आपको देखने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। दूसरी तरफ है कि ये सिर्फ़ एक म्यूचुअल फंड की बात है, अगर ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन कई म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिलेगा। और भावना जी, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहूँगा चूँकि इस प्लेटफ़ॉर्म को लोग देख रहे होंगे, तो पहली बात है इस तरीके की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए और एक हुँ, है कि भेड़-चाल में चलने की कोशिश मत करिए क्योंकि होता क्या है कि इस समय म्यूचुअल फंड आपको इतने अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं कि आप बिना आर-एन-डी के, बिना सोचे-समझे बहुत से म्यूचुअल फंड पर आप बस सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो इ
आपको एक बार ज़रूर इस बात को देखना चाहिए और पैसा आपका है, मेहनत आपको थोड़ी करनी है और इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर करिए कि आपको बहुत बड़ा कोई रिस्क एक्सपोज़र ना खड़ा हो। फिलहाल जो अभी जो सेबी ने इस तरीके के जो एक्शन लिए हैं, उसमें मैंने जो हिस्टोरिकली देखा है कि बिना आग के धुआँ नहीं उठता, ये चीज़ कहीं न कहीं से थोड़ी संभावित ज़रूर होती है। सर अगर हम लोग बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात कर लें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 11% का है और बाकी का अगर हम जैसे कि अडानी पावर ले लें और हम बाकियों की बात करें तो उसमें 3 से 7% तक के आसपास की हिस्सेदारी है। सो आपको लगता है कि जो ये पर्टिकुलर शेयर हैं, जिनमें 7% तक की हिस्सेदारी है, वो डाउन हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर इस पे कोई सेबी यहाँ पर एक्शन लेगा तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा और आपके लिए ये अलार्मिंग अलर्ट है क्योंकि आपको इस तरीके की जो भी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए और एट लीस्ट आप उसको अब छोड़ के नहीं रह सकते कि आपने छोड़ दिया, जो होगा वो देखेंगे। इस तरीके से का अप्रोच यहाँ पर नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा आपको अटेंटिव अप्रोच यहाँ पर रखनी होगी और कोई भी एक्शन होता है तो उससे पहले आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट कही, मैं थोड़ा-सा आपको बताना, देखिए लालच आदमी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में ओवरऑल जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसका 43% देखें तो लोग क्वांट म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं। क्वांट का मतलब होता है कि आप पूरी कैलकुलेशन के साथ जाएँ, आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करें कि जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, जबकि ना कि ऐसा कि आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप फ्रंट रनिंग कर रहे हो और उससे आप इन्वेस्टर को कुछ फ़ायदा अगर पहुँचाना चाहते हैं, तो उससे एक बबल क्रिएट होता है और वो बबल अगर फटता है, तो उसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टर का होता है। तो मेरी बात शायद आप दर्शकों तक अच्छे से समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए सिर्फ़ ज़रूरी है कि आप अच्छे से आर-एन-डी करके ही स्टॉक्स में निवेश करें। क्वांट है, अल्फ़ा है, इस टाइप के जो फंड अट्रैक्टिव फंड होते हैं, आपको रिटर्न ज़रूर देते हैं, लेकिन जब ऐसा केस आता है, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना देखने को मिलता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि क्वांट को ही लेकर फ्रंट रनिंग का मामला सामने आया है। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेज़ रहे हैं, जिन पर इस तरीके के एलिगेशंस भी सामने आए और वो मामले सही भी साबित हुए। जैसा आपने भी कहा कि जब तक आग नहीं लो लगती तो फिर चिंगारी भी उस नहीं होती है, तो कहीं न कहीं तो ये सच होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि एज़ एन इन्वेस्टर जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाती हूँ या कोई दूसरा रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए जाता है म्यूचुअल फंड्स में, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करना चाहिए? देखिए, आपने तो की बात की है, की इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा कुछ हेल्प आउट कर सकता हूँ, कुछ पॉइंट बता सकता हूँ। पहली बात है, किसी भी हिस्टोरिकल डेटा को सिर्फ़ एक पार्ट रखिए। लोग क्या करते हैं, देखिए जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है भावना जी, तो वो ना हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि मेरा ये फंड देखिए 30% की रिटर्न दे रहा है और हुँ, आगे की कोई गारंटी नहीं होती। लोग सबसे पहले वही देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है वो बीत गई वो हिस्ट्री है और उसको देख करके आप सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वही सिर्फ़ पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि उस फंड के अंदर कितने किस तरीके से फंड की ग्रोथ हो रही है। उन स्टॉक्स के स्पेसिफिक में जाएँ तो क्या स्टॉक्स सारे अच्छे हैं? अब अगर मैं सिर्फ़ एक आपके जो इस म्यूचुअल फंड की जिसकी बात हो रही क्वांट की, इसकी अगर देखता हूँ तो इसमें बहुत से शेयर मैंने उसके बाद अभी एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो मुझे ये समझ में आया कि स्मॉल कैप की ऐसी-ऐसी कंपनीज़ के फंड हैं जिनके बारे में कुछ भी बोलना शायद मेरे ख़्याल से आप उनको खुद निवेश करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, मैं बहुत पर्टिकुलर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पे डिटेल हम लोग ज़रूर और वीडियोज़ शूट करेंगे, आप लोगों के साथ और शेयर करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उन शेयरों पे आप खुद भी निवेश नहीं करना चाहेंगे, जिस पे म्यूचुअल फंड इस तरीके के निवेश कर रहा है। इस तरीके के म्यूचुअल फंड से बचें। दूसरा, जब भी आप म्यूचुअल फंड पे निवेश करें तो ये ज़रूर देखें कि वो किस कंपनी को कितना वेटेज दे रहा है। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने में लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्टोरिकल परफ़ॉर्मेंस को देखते हैं कि ये 30% की रिटर्न दिया है, आगे 30% देता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको उस स्टॉक के एलोकेशन को ज़रूर देखना है, फंड के इन्वेस्टमेंट को देखना है और जो परफ़ॉर्मेंस है, वो अगर एक मार्केट स्टैंडर्ड परफ़ॉर्मेंस आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल परफ़ॉर्मेंस है, तो मुझे लगता है उसको इग्नोर करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड पे निवेश करते समय ये ज़रूर पूछिए कि उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है? आप मैक्सिमम प्रॉफ़िट पूछना भूल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ड्रॉडाउन ज़रूर पूछिए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है कि इसमें कितना मेरा नुकसान हो सकता है या कितना नुकसान पीछे हुआ है। ये चीज़ें अगर आप पूछेंगे, तो
मुझे लगता है कि आपको आपके सारे आंसर्स मिलेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लें म्यूचुअल फंड पे निवेश करने का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सर हमारे साथ शेयर की है, जैसा आप हमेशा और हर बार करते ही हैं और दर्शकों को बहुत पसंद भी आते हैं आप जो भी टिप्स देते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ डॉक्टर रवि सिंह ने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, परेशान ना हो, पेशेंस के साथ आप काम लें। जानकारी आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।